वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है वही क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर और उसका लास्ट पार्ट है। आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। कल से हम लोग क्लास 7 देखेंगे, शुरू करते हैं। मतलब क्लास 7 का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिर देखेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी भी हो सके तो स्टार्ट करेंगे, जो भी हो। शुरू करते हैं, अभी का देखते हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है पेंटिंग, है ना। पेंटिंग क्या होता है? तो पुराने जमाने में, क्योंकि नाम है चैप्टर का बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स। बिल्डिंग के बारे में हम लोग समझ चुके थे, है ना। आयरन पिलर ये सब के बारे में हम लोग देखे थे, तो वो सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पेंटिंग के बारे में समझेंगे। तो पुराना जमाना में जो पेंटिंग होता था, जाहिर सी बात है उसमें क्या कलर वगैरह होता होगा क्या? जो आज आर्टिफिशियल कलर, कृत्रिम रंग मिलता है, क्या वो होता होगा क्या? नहीं होता होगा ना। तो इसीलिए उस जमाने में प्राकृतिक रंगों का यूज किया जाता था। प्राकृतिक रंग आखिर कहाँ से आते थे? तो नेचुरल कलर जो थे वो आते थे पत्तों से, है ना। पत्तों से आते थे नेचुरल कलर। तो ये पत्ते किस चीज के? कुसुम के पत्ते होते थे, पलाश के पत्ते होते थे, जिसपे पलासी शहर का नाम पड़ा है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे पत्तों से हम लोग निकालते थे और कुछ मिनरल्स का यूज करते थे। और क्या करते थे? कोयला से, ये सबसे हम लोग काला काला जो है कलर बनाते थे। तो कई तरीके से नेचुरल सामानों के मदद से हम लोग क्या करते थे? रंगों का निर्माण करते थे और रंगों को बना करके और किसी किसी चीज पे उसको पेंट करते थे। आखिर ये पेंटिंग हम कहाँ कहाँ पे करते थे? तो किसी दीवार पे करते थे। दीवार किस किस चीज का? किसी केव का दीवार हो सकता है, किसी टेम्पल का दीवार हो सकता है, किसी किसका दीवार हो सकता है? केव का, टेम्पल का, किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का, मतलब बौद्ध विहार का, या फिर बौद्ध स्तूप का, है ना। बुद्ध स्तूप जो होता है, बुद्धिस्ट स्तूपा, बौद्ध स्तूप का जो है हम लोग उस पे निर्माण करते थे। क्या बनाते थे? बौद्ध स्तूप तो जो होता है ऐसे करके, देखिए बौद्ध स्तूप बता चुके हैं हम, ऐसे करके होता है। तो इस पे कुछ नहीं निर्माण किया जाता था, बट इसका जो रेलिंग वगैरह होता था ना, रेलिंग वगैरह, है ना, तो उस पे जो है हम लोग अपना निर्माण कर देते थे। क्लियर है क्या? तो उस पे हम लोग बना देते थे। उसका जो गेट, रेलिंग को वेदिका कहते हैं। बौद्ध स्तूप पे जो रेलिंग चारों तरफ से बना रहता है, बाउंड्री, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। अच्छा, और वेदिका पे भी हम लोग फोटो बनाते थे और उसमें पेंटिंग वगैरह करते थे। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग क्या करते थे? तो बौद्ध स्तूप पे आप लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा रेलिंग बना देंगे तो क्या फान के जाएंगे, कूद के जाएंगे? नहीं ना। तो बीच बीच में हमको क्या करना पड़ेगा? गेट बनाने के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। गेट बनाने के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा, है ना। एक पीछे भी रहेगा। तो इस गेट को हम लोग तोरण कहते हैं। तो तोरण को भी सजाया जाता था, उस पे कई तरीके के पेंटिंग्स वगैरह बनाए जाते थे और उसे रंगों से भरा जाता था। ये रंग किस चीज के बने होते थे? जाहिर सी बात है प्राकृतिक सामानों का यूज करके हम लोग जो है प्राकृतिक रंग यानी नेचुरल कलर का यूज करते थे। क्या क्लियर है क्या? तो अब इसी पे एक आपके क्लास 6 में अजंता का जो है पेंटिंग का बात किया है। तो सबसे पहले हम अजंता के बारे में समझेंगे। अजंता क्या है? एक गुफा है, ठीक है। अजंता एक केव्स है, अजंता एक केव्स है, एलोरा केव्स, अजंता केव्स, ठीक है, गुफा है। ये जो है गुप्ता पीरियड में बन करके तैयार हुआ है ना। गुप्ता पीरियड में बन करके तैयार हुआ है। इसके अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे अंधेरा होगा। अगर इसमें अपने से हम लोग लाइट नहीं लगवाएं तो यहाँ अंधेरा रहेगा। क्लियर है? तो उस जमाने में इस गुफा के अंदर बिल्कुल ही अंधेरा रहता था, मगर इस गुफा के अंदर लोग मशाल जला करके, मशाल मतलब क्या होता है? दिया बार के, है ना, दिया जला करके, है ना, और उसके मदद से यहाँ पे पेंटिंग वगैरह करते थे, है ना। इसके दीवार पे कई तरीके के पेंटिंग है, जैसे जातक कथा जो है, जातक स्टोरी किसका है? जातक का स्टोरी बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, बुद्ध के पुनर्जन्म से रिलेटेड है जातक स्टोरी, और जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी बौद्ध साहित्य में आता है। क्लियर है क्या? तो ये बौद्ध साहित्य में जो जातक का कहानी है ना, तो वो कहानी का जो बात है ना, कई सारा कहानी है, नॉर्मल लोगों के द्वारा जो कहानी कहा जाता है वो सब कहानी यहाँ पे दीवारों पे इस गुफा के बनाया गया है और फिर उसका मतलब चित्र बनाया गया है और उसी चित्र को रंगा गया है। और रंगा किस चीज से गया है?
बता चुके हैं कि प्राकृतिक रंगों से रंगा गया है, कुछ खनिज का यूज करके, किसी पुष्प का मतलब फ्लावर का जो है उसको पीस करके उसमें से रंग निकाल करके ये इस तरीके से यहाँ पे रंगों को भरा गया है। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इतना ये कम से कम लगभग 1500 साल पुराना चीज है और अभी तक ऐसा लगता है जैसे कि ये तरोताजा है। अगर आप इस पे पानी छिड़क दें तो ये पूरा ताजा ताजा दिखने लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो है गोबर वगैरह का यूज किया गया है। इसमें गोबर का यूज किया गया है। जैसे अगर आप लोग गांव में रहे होंगे तो हम लोग घर में पुराना जमाना के आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भी अगर आप देखें या अभी भी कई लोगों के घर में गोबर वाला जो है आंगन होता है और फिर वो आंगन लिपाता है तो खूब सुंदर सा दिखने लगता है, पूरा लगता है जैसे नया हो गया है ना। तो उसी तरीके से अजंता में भी ये गोबर वाला जो है इसमें यूज किया गया है। गोबर का यूज करके पेंटिंग को बनाया गया है ना, मतलब रंगों में भी गोबर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और एक केमिकल आता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस केमिकल को अगर आप यूज करते हैं तो कोई भी जो मुरझाया हुआ चीज है ना वो खिला खिला दिखता है, मतलब आर्टिफिशियल चीज, ना कि कोई गुलाब का फूल। आर्टिफिशियल कोई चीज रहेगा ना, जैसे अगर आप मूर्ति को देखें तो मूर्ति में जो बाल लगा रहता है तो वो कोई बहुत सुंदर नहीं होता है, बट उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा करके देवी जी की मूर्ति में बाल को सुंदर बना दिया जाता है, ठीक है, नहीं तो वो पूरा चिपक जाए, है ना। तो उसी तरीके से कोई भी चीज, जैसे पेंटिंग को थोड़ा नया नया दिखाना है ना तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा अजंता पेंटिंग को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऑयल पेंटिंग का यूज हुआ है। क्या क्लियर है यहाँ पे? चलिए, ये सारा बात तो हम लोग कर लिए हैं पेंटिंग के बारे में। अजंता की गुफा में दिया हुआ, ऐसे तो कई जगह है बट अजंता की गुफा में क्लास 6 में उसका चर्चा है तो हम लोग उसको कर लिए हैं। अब यहाँ पे जातक लिखे हुए हैं, जातक स्टोरी है, इसमें नॉर्मल लोगों की कहानी है, पुराने जमाने की बुद्ध की कहानियां दी हुई हैं, मतलब बुद्ध पूर्व जन्म में क्या क्या करते थे वो भी कहानियां दी हुई हैं। उसके अलावा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो किस तरीके से उनकी मम्मी माया जो थी, महामाया, तो उनका डेथ कैसे हुआ था उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो वो सब बहुत सारा कहानी जातक स्टोरी में दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं किताबों के बारे में, क्योंकि नाम है बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स। तो किताबों में जो सबसे पहला किताब जो दिया है आपको वो कह रहा है एपिक्स के बारे में। ये एपिक क्या होते हैं? तो महाकाव्य इसको हिंदी में कहते हैं। एपिक क्या होता है बाबू? एपिक जो होता है वो महाकाव्य होता है, हिंदी में हम इसे महाकाव्य कहते हैं। तो यहाँ पे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आखिर एपिक का मतलब क्या होता है? कुछ ग्रंथ वगैरह होता है ना जिससे कि कोई बहुत ज्यादा उपदेश, मतलब बहुत सारा चीज सीखने को मिले, लाइफ स्टाइल सीखने को मिले, जीवन को कैसे लीड किया जाए वो सीखने को मिले, हम ऐसे किताबों को एपिक कहते हैं। हम ऐसे ग्रैंड कंपोजिशंस को एपिक या महाकाव्य कहते हैं, जो हमारे जीने के तरीके को बताए कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए। अब अपने अपने तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल से समझाएंगे कि किस तरीके से एपिक हम लोगों को जीने का नजरिया दिखाता है। साथ के साथ आप लोग लिखते भी जाया कीजिए, और अगर वीडियो फास्ट लगता हो, मतलब हम जल्दी जल्दी अगर बोल देते हो, तो क्या करना है, वीडियो को आप लोग जो है सेटिंग से स्लो कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 जैसे नॉर्मल से थोड़ा सा पीछे खसका दिए, 0.75 पे कर दिए, वैसे शुरू करते हैं। तो बुक्स में हम बात करें तो बुक्स में सबसे पहले हम लोग एपिक की ही बात करेंगे। तो अब एपिक में हम बताएं कि एक ऐसा किताब, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें बहुत सारा ज्ञान हो। और कैसा ज्ञान? केवल मैथ वाला ज्ञान नहीं कि मैथ सीख लिए, साइंस पढ़ लिए, नहीं, जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे लाइफ को लीड किया जाए, वो वाला ज्ञान, हम ऐसे बुक्स को एपिक कहते हैं। कुछ एपिक्स का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद उसका कहानी भी सुनेंगे। सबसे पहला एपिक आपका जो है, दो तरीके से अगर आप लोग देखें तो साउथ इंडियन एपिक यानी कि तमिल एपिक, और नॉर्थ इंडियन एपिक यानी कि महाभारत और रामायण। कौन कौन सा होगा? महाभारत और रामायण। क्या क्लियर है क्या यहाँ पे? चलिए, तो ये रामायण और महाभारत में क्या कहानी है इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग तमिल एपिक के बारे में देखेंगे। फटाफट से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो रामायण में क्या है सभी जानते हैं।
रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। जबकि महाभारत को किसने लिखा? महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास ने लिखा। बताइए महाभारत को किसने लिखा? तो कृष्ण द्वापायन वेद व्यास इनका नाम है। क्लियर है? आप केवल वेद व्यास भी लिख सकते हैं। रामायण को श्री वाल्मीकि ने लिखा। एक ऋषि थे वाल्मीकि, उन्होंने रामायण लिखा। क्लियर है? इसके अलावा एपिक के अलावा और भी कुछ बुक्स हैं जिसका नाम है पुराण। पुराण कई सारे हैं, जैसे मत्स्य पुराण, जैसे विष्णु पुराण, जैसे भागवत पुराण। ठीक है क्या? तो ये कई सारे, वायु पुराण, है ना, कई सारे आपके पुराण हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हम इन सभी को समझेंगे एक तरीके से। ये सारे इंडियन कल्चर, क्योंकि देखिए इस्लाम जो है वो यहाँ का कल्चर नहीं है, वो अरेबिक कल्चर है, अरब से आया है ना। तो यहाँ पे इंडियन कल्चर में जो किताबें हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये तो आपका रामायण, महाभारत और कुछ पुराण, ये तो नॉर्थ इंडियन एपिक्स हुए। पुराण को एपिक में नहीं रखा जाता है, पुराण को अलग रखा जाता है। कहा जाता है कि ये नॉर्मल लोगों, राजा रानी, इन लोगों से रिलेटेड और नॉर्मल लोगों से रिलेटेड इसमें कुछ पुरानी कहानियां हैं, इसीलिए इसका नाम पुराना पड़ा है। पुराण, पुराना। ठीक है, समझ में आया? तो उसमें मत्स्य पुराण और ये सब है। क्लियर है? अब तमिल एपिक के बारे में समझते हैं। तो तमिल एपिक दो है, एक का नाम है शिलापद्दिकारम, शिलापद्दिकारम, और एक और का नाम क्या है? तो शिलापद्दी के बाद, इसके बाद है मणिमेकलाई, मणिमेकलाई, इसको मणिमेखले भी कहते हैं, मणिमेकलाई। चलिए, शिलापद्दिकारम जिन्होंने लिखा है उनका नाम है इलांगो। आज से लगभग 1800 साल पहले ये लिख करके तैयार हुआ था। और मणिमेकलाई जिसने लिखा है उनका नाम क्या है? पहले तो बताइए। शिलापद्दिकारम जिसने लिखा है उनका नाम क्या है? इलांगो। मणिमेकलाई जिसने लिखा है उनका नाम क्या है? सत्तनार। अब हम लोग एक एक कर करके पूरे बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं तमिल एपिक शिलापद्दिकारम की कहानी से। शिलापद्दिकारम जिसको कि इलांगो ने लिखा है, जो कि आज से 1800 साल पहले लिख करके तैयार हुआ है, उसमें क्या कहानी है? तो उसके मेन जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो उस कहानी के लीड रोल में है, उनको समझते हैं। तो यहाँ पे लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। इस शिलापद्दिकारम में लव ट्रायंगल देखने को मिलता है, और वो देखते हैं हम लोग किस तरीके से है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक व्यापारी रहता है। क्लियर है? उस व्यापारी, उस मर्चेंट का नाम क्या रहता है? कोवलन। उस मर्चेंट का नाम रहता है कोवलन। कोवलन जो है, उसकी एक वाइफ रहती है जो कि उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसका नाम होता है कन्नगी। वैसे आपको बता दें, साउथ इंडिया में वाइफ को कन्नगी ही कहते हैं। जैसे अगर बिहार की बात करें तो वाइफ को मेहरारू कहा जाता है, तो उसी तरीके से मेहरारू को वहां पे कन्नगी बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में हस्बैंड और वाइफ कहा जाता है पति पत्नी को, उसी तरीके से। तो वैसे तो कोवलन की वाइफ का नाम कन्नगी ही था, बट उसके अलावा अगर बात करें तो साउथ इंडिया में वाइफ का मतलब भी कन्नगी ही होता है। जैसे अगर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मेहरारू का मतलब वाइफ ही होता है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये कन्नगी थी, ये कोवलन था, ये दोनों शादीशुदा थे। बट कोवलन बहुत ही बेहुदा टाइप का इंसान था, और वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है। यानी उसकी वाइफ तो होती है जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, एक अच्छी वाइफ होती है, मगर कोवलन एकदम छिछोरा टाइप हरकत करता है। और वो जो है एक, मतलब पहले तो ये लोग जाते हैं और वहां पे एक डांसर रहती है। एक राजा के यहाँ एक डांसर रहती है, और उसका नाम क्या रहता है? नाम देखिएगा, माधवी। माधवी नाम रहता है उस डांसर का, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कोवलन व्यापारी है, कन्नगी उसकी वाइफ है, और व्यापारी है तो उसको कहीं जाना था। अच्छा, ये लोग रहते कहाँ हैं? पुहार रहा करते हैं। पुहार कावेरी पत्तनम का पुराना नाम है, पोर्ट था ये, बंदरगाह था। तो कोवलन और कन्नगी पुहार से मदुरई चले जाते हैं। मदुरई क्यों जाते हैं? मदुरई पांड्य राजाओं का घर था, पांड्य किंग वहां रहते थे। ठीक है, और पांड्य किंगडम बहुत ज्यादा अमीर था,
तो जहां पे ज्यादा पैसा है कोई भी व्यापारी चाहेगा कि हम वहीं जाके व्यापार करें, बहुत सारा पैसा कमाएं। तो कोवलन और कन्नगी जो है ये दोनों लोग कहाँ चले जाते हैं, पुहार रहते थे और पुहार से कहाँ चले जाते हैं, मदुरई चले जाते हैं। मदुरई किसका साम्राज्य है, मदुरई किसका साम्राज्य है, क्या आपको पता है, पांड्य राजाओं का। और पुराने जमाना में साउथ इंडिया में जो सबसे अमीर थे इस समय में वो पांड्य ही थे, पांड्य किंगडम वाले लोग। ठीक है, कोवलन यहाँ जाता है, एक डांसर से मिलता है और जैसे ही ये डांसर से मिलता है माधवी से, ये अपनी वाइफ को धोखा देना शुरू कर देता है और इस माधवी के साथ इसका अफेयर शुरू हो जाता है। माधवी चूंकि एक डांसर रहती है ना, और कन्नगी वाइफ रहती है ना। अब क्या होता है कि कोवलन माधवी के चक्कर में बार बार जो है राज दरबार आते जाते रहता है। तभी क्या होता है कि एक ज्वेलर होता है, ज्वेलर माने जो सोना का सामान बनाता है वो सोनार, ठीक है। तो ज्वेलर होता है और रानी को वो कुछ बेचे रहता है और रानी का वो जो सामान मतलब जो हार रहता है वो गुम हो जाता है, हार रहता है वो गुम हो जाता है, ठीक है। और गुम हो जाता है तो उसके बाद जो है वो ज्वेलर, अब पता नहीं कौन चुराया रहता है नहीं चुराया रहता है, वो ज्वेलर कोवलन को फंसा देता है कि यही चुराया है, ठीक है। वो ज्वेलर किसको फंसा देता है, कोवलन को फंसा देता है कि यही चुराया है। और इस बात से गुस्सा होकर के जो राजा होता है, रानी का हस्बैंड राजा, तो रानी का जो ज्वेलरी था वो गुम हो गया है, कोवलन को फंसा दिया है वो ज्वेलर, वो सुनार कि हम तो बेचे थे, हम आपको दिए थे, बट वो यही चुरा लिया है कोवलन। तो कोवलन को राजा गुस्से में क्या करता है, जान से मार देता है। तो कोवलन को जब जान से मार देता है तो कोवलन धड़ाम से नीचे गिर जाता है मर्डर होने के बाद उसका। और इस तरीके से फिर कन्नगी को पता चलता है, कन्नगी काय काय करते हुए पहुंचती है रोते हुए, है ना। और उसके बाद 2-4 बार उसमें लिखा हुआ है कितना सुंदर तुम और तुम्हारा इतना सुंदर ये वो, है ना। और उसके बाद क्या है कि तुम कितने अच्छे थे और ये सब, है ना। जबकि 1 नंबर का फ्रॉड था कोवलन, माधवी के साथ इसका अफेयर था, ठीक है। और उसके बाद कन्नगी उसका पूरा जो है बड़ाई वराई करती है और कहती है कि क्या मदुरई में कोई भगवान भी है, क्योंकि ये लोग मदुरई आ गए थे पांडे राजा के यहाँ। तो कहती है कन्नगी कि मेरे हस्बैंड के साथ इतना बुरा हो गया, क्या मदुरई में भगवान है। फिर कहती है कि नहीं, भगवान तो हो ही नहीं सकता है ऐसे जगह पे जहां किसी निर्दोष पे इस तरीके का घटिया घटिया इल्जाम लगाया जा रहा है। और उसके बाद वो कन्नगी प्रण लेती है और पूरे मदुरई को बर्बाद कर देती है। क्या क्लियर है। एक कहानी ऐसा है, एक कहानी कैसा है कि कोवलन बार बार माधवी से मिलने आता था, है ना, मिलने आता था। तभी रानी को एक सुनार जो है वो गहना बेच के गया था, वो गहना गुम हो जाता है और गुम होने के वजह से वो सोनार अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता है, वो कोवलन पे डाल देता है कि कोवलन ही चुराया है, जबकि कोवलन कोई गहना नहीं चुराया होता है। और वो क्या हो जाता है, उसको मार देता है राजा गुस्से में। और फिर कन्नगी जो है श्राप देती है मदुरई को और मदुरई को पूरा नाश कर देती है गुस्सा में। कन्नगी कौन है, माधवी वो लड़की, फालतू लड़की, और कन्नगी जो उसकी वाइफ थी। चलिए आगे समझते हैं। अब क्या है, एक कहानी तो ऐसा है, एक और कहानी जो है कुछ लोगों के द्वारा जो सुनाया जाता है, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में केवल यही कहानी है जो हम अभी सुनाए। एक और कहानी ऐसा है कि कोवलन अपनी वाइफ कन्नगी से झूठ बोल करके उसका पायल, शिला पादिकारम मतलब पैर का पायल, ठीक है, पायल लेकर के अपनी वाइफ से झूठ बोल करके, कन्नगी से झूठ बोल करके उसका पायल लेकर के और राजमहल माधवी को देने जाता है, ठीक है। मतलब 1 नंबर का ये ठग होता है। और ये राजमहल अपनी वाइफ से बोलता है कि हमको ना जॉब, मेरे बिजनेस में बड़ा घाटा लग रहा है, तो तुमको हम जो गहना दिए हैं ना, जो पायल दिए हैं वो हमको दे दो, ठीक है, हम उसको बेच के अपने बिजनेस को सुधारेंगे। तो कन्नगी एज यूजुअल सीधी सादी होती है तो वो दे देती है, ठीक है। जब वो दे देती है तो जो कोवलन होता है वो पैसा जो है वो बिजनेस में के लिए नहीं लेके जाता है, वो बिजनेस के लिए नहीं लेके जाता है, वो माधवी को गिफ्ट करने के लिए राज दरबार लेके गया होता है। राज दरबार जब कोवलन पहुंचता है तो माधवी तो वहां रहती ही है। तभी पता चलता है कि क्वीन का भी पायल खो गया है और वो पॉकेट में उसके पायल मिल जाता है। हालांकि वो पायल किसका था, उसकी वाइफ का था, मगर उस पे ब्लेम लग जाता है कि यही वो क्वीन का जो है पायल है, वही चुरा लिया है। और इस वजह से राजा उसको जान से मार देता है और बाद में कन्नगी नाक बजाते हुए आती है और फिर उसका बदला लेती है। क्लियर है। और आगे समझते हैं यही कहानी। अच्छा, ये जो एपिक है तमिल एपिक शिलापादिकारम जो कि इलांगो ने लिखा है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। पहला सीख तो ये मिलता है
कि इस बेशरम की तरह बेशरम नहीं होना चाहिए, यानी कोवलन की तरह बेशरम नहीं होना चाहिए। दूसरा सीख जो मिलता है, जैसे बिना मतलब का ये आलतू फालतू गिरी कर रहा था, है ना, ठगी और ये सब झूठ बोलना, तो जिस वजह से ये खुद मारा गया, है ना। और दूसरा सीख ये मिलता है कि कन्नगी जितना बड़ा बेवकूफ भी नहीं होना चाहिए कि वो तो अच्छे ही हैं, वो तो अच्छे ही हैं का नारा लगा रहे हैं और इधर तो वो क्या पता क्या क्या किए जा रहे हैं, है ना। तो ये दोनों ही चीजें हम लोगों को सीख मिलती है ना। और यहाँ पे यही सब चीज कि किस तरीके से मैरिड लाइफ में हम लोग को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अगर कोवलन आलतू फालतू गिरी में नहीं रहता, यानी माधवी के चक्कर में नहीं रहता, तो कोवलन जिंदा होता, कन्नगी और कोवलन का लाइफ अच्छा होता। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, एक और कहानी है मनी में कलाई। मनी में कलाई क्या है, तो ये सतनार नाम के एक इंसान लिखे हैं। अच्छा, ये दोनों ही कहानी तमिल भाषा में लिखा हुआ है, ये संस्कृत में नहीं, तमिल का महाकाव्य है, तमिल एपिक है, तो तमिल भाषा में लिखा गया है। ये एक मनी में कलाई है, सतनार के द्वारा लिखा गया है, यानी राइटर कौन है, सतनार है। आखिर इसमें किसका कहानी है, ये कोवलन और माधवी, कोवलन और वो जो उसकी केप्ट थी आप कह सकते हैं, तो उससे एक लड़की थी जिसका नाम नहीं पता, ठीक है। तो ये मनी में कलाई उसी का नाम होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये उन्हीं का कहानी है, कोवलन और माधवी की लड़की का कहानी है। किसका कहानी है, कोवलन और माधवी, जो उसकी केप्ट थी, वाइफ नहीं, जो उसकी केप्ट थी, उसकी बेटी, कोवलन और माधवी की बेटी का कहानी है मनी में कलाई में, जिसको किसने लिखा है, सतनार ने लिखा है। इस लड़की की बहुत ज्यादा उपेक्षा होती है सोसाइटी में। उपेक्षा मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट होता है सोसाइटी में, क्योंकि वो एक तरीके से समझिए तो वो जायज औलाद नहीं होता है, जिस वजह से और बाकी सारे चीजों के भी वजह से होता है ना कि मेरे मम्मी पापा कैसे थे यार, है ना, क्या करते रहते थे। तो जो भी कारण है, बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के वजह से इसकी जो लीड एक्ट्रेस, मतलब इस कहानी की जो लीड मेंबर होती है, लीड मतलब एक्ट्रेस है, कोवलन और माधवी की लड़की, वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेती है और वो बौद्ध भिक्षुनी बन जाती है। क्लियर है, यानी वो नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रहती है, वो बौद्ध भिक्षुनी बन जाती है। तो यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि फालतूगिरी के वजह से उसका जो अगला जनरेशन था उसको भी भुगतना पड़ा। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ इंडिया एपिक में रामायण के बारे में। रामायण से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है, बट उससे पहले कहानी जानेंगे, कहानी के बाद हम लोग सीखेंगे। रामायण की बात करें तो यहाँ पे कौशल है, जो कि अयोध्या है। अयोध्या का नाम पहले कौशल था। कौशल का नाम राम जी के मम्मी कौशल्या, उनके नाम से मैच करता है, तो उससे याद कर लीजिएगा। तो कौशल के राजा थे राम, ठीक है। अब वैसे तो कौशल के राजा थे दशरथ, उनके बहुत सारे बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 3 बीवी थी, बहुत सारा लोग था, है ना। तो उसमें से जो सबसे बड़े बेटे थे वो थे राम। तो राम जो थे वो दशरथ को सबसे ज्यादा पसंद थे, और चूंकि वो बड़े बेटे थे। और उसके अलावा क्या था, तो उसके अलावा यही था कि राम जी जो दशरथ थे उनकी बीच वाली जो बीवी थी कैकई, तो कैकई जो है नहीं, सबसे छोटी बीवी कैकई जो थी, वो दशरथ को कहती हैं कि आप वो राम जी को जो है वनवास भेज दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, मेरे बेटा को राजा बना दीजिए, 14 साल के लिए इसको वनवास भेज दीजिए। और कभी कभार जैसे होता है ना फेंकने में, दशरथ जी कभी बोले थे कि तुम जो मांगोगी कभी तुमको दे देंगे। तो कैकई बोली थी कि ठीक है, जब मेरा मौका आएगा तब हम मांगेंगे, ठीक है। तो ये सब हुआ। अब इन दोनों का आपस में जो भी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ हो, कैकई और दशरथ का, भुगतना किसको पड़ा, राम जी को वनवास जाना पड़ा। और राम जी के चक्कर में सीता जी भी गई। राम के चक्कर में कौन गई, सीता गई। सीता का शादी हो चुका था राम से। तो राम जी बोले भाई सीता तुम यहीं रहो, तो वो बोले कि हम, मेरा मूड खराब मत करो, हम जाएंगे साथ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनके राम नहीं थे ना उनके साथ, तो इसीलिए वो बोली कि आप जहाँ रहेंगे वहीं पे हम साथ में रहेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों लोग तो चले गए। बट एक लंका का किंग था रावण इनको हड़प लिया, है ना, सीता को, मतलब भेष बदल के ये सब करके सीता को किडनैप कर लिया अपना बदला लेने के लिए, अपनी बहन का बदला लेने के लिए। बहन का आप लोग को, ज्यादातर लोगों को तो ये कहानी पता ही होगा, बट फिर भी क्योंकि इसमें है तो बता दे रहे हैं। तो बहन का बदला कैसे, क्योंकि रावण की बहन बहुत ही अजीबोगरीब लड़की थी, किसी को भी जा के रोड पे प्रपोज करते रहती थी। तो इसी में लक्ष्मण जी को वो प्रपोज कर देती है, राम के छोटे भाई जो कि इनके साथ ही गए थे लक्ष्मण, उनको प्रपोज कर देती है, और इसी गुस्सा में लक्ष्मण उनका नाक काट देते हैं। तो रावण वही बदला लेने आता है और उनके फैमिली मेंबर में जो लड़की थी उनको पकड़ के लेके चला जाता है। तो बाद में फिर ये लोग जीत जाते हैं, रावण हार जाता है। बट उसके बाद फिर राम जो है घर जाते हैं,
फिर घर जाने पे एक धोबी फालतू कुछ कुछ बोल देता है और राम अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। तो यहीं पे रामायण खत्म हो जाता है। अब बात इससे क्या क्या सीखने को मिलता है, तो बात इससे ये सीखने को मिलता है, देखिए दो तरीके से इस बात को हम समझ सकते हैं। एक तो ये सीखने को मिलता है कि आलतू फालतू लोग के दिमाग से कभी भी नहीं चलना चाहिए, है ना। मान के चलो कोई हमको बोल रहा है तुम घर छोड़ के चले जाओ, तो दौड़ते दौड़ते चल गए। कोई कह रहा है वाइफ को छोड़ दो, तो वाइफ को छोड़ दिए। कहने का मतलब क्या है कि हर वक्त कोई गलत बोले सही बोले, बस ऐसे गधा की तरह मुंडी हिला के और हम लोग उस काम को फॉलो नहीं कर सकते हैं। एक तो ये बात हुआ, जैसे वो धोबी का भी बात सुन लिए, है ना, और सीता जी को छोड़ दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे हम दो चीज सीख सकते हैं। एक तो हम ये देख सकते हैं, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हर किसी का बात हर वक्त मानना जरूरी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, बट विदाउट रीजनिंग, विदाउट लॉजिक हम लोग हर एक बात पे हामी नहीं भर सकते हैं, ठीक है, नॉडिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक राजा कितना महान है, एक राजा कितना महान है कि वो अपने बिलवेड वाइफ, अपने जो उसका प्रॉपर्टी था, जो उसका किंगडम था, वो सबको एकदम आसानी से छोड़ देता है। उसको किसी भी चीज का उतना लोभ नहीं है, किसी भी चीज से उतना लगाव नहीं है जितना कि अपने जनता से है, जितना कि उसको अपने पापा के इज्जत यानी पापा के रिस्पेक्ट से है, उसके वादे से है। क्लियर है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये था रामायण का कहानी। सीख इससे क्या मिलता है? फालतू लोग के चक्कर में मत रहिए, अपने काम से काम रखिए, है ना। और दूसरा सीख ये, मतलब ये तो फालतू लोग के चक्कर में मत रहिए और अपने काम से काम रखिए, हर कोई जो बोले वो मत मानिए। ये तो ये हुआ कि आप रियलिस्टिक है तो, प्रैक्टिकल है तो। बट अगर फिलॉसफी की बात करें तो कितने महान राजा थे कि अपनी वाइफ तक को एक मामूली धोबी के कहने पे छोड़ दिए, है ना। तो उनके लिए उनकी जनता कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, महाभारत पे फोकस करते हैं। महाभारत क्या है? तो महाभारत दो फैमिली का लड़ाई है, मतलब दो भाई का बाल बच्चा सब भिड़ गया, है ना। भिड़ा किस लिए? तो कुरु डायनेस्टी था, कुरु डायनेस्टी की राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है कुरु डायनेस्टी की राजधानी थी। अब उसमें से जो बड़ा भाई था वो अंधा था, जो छोटा भाई था तो वो नहीं था, तो इसलिए छोटा भाई पहले राज किया। बड़े भाई के बेटे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था, मतलब हम लोग को मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं बड़े भाई और उनकी वाइफ को भी ये पसंद नहीं आता था कि लॉ के अकॉर्डिंग तो हम राजा बनते, बट चूंकि हम अंधे हैं इसीलिए मेरे साथ जो है भेदभाव किया गया है। क्लियर है? और यही गुस्सा उसके बेटा में भर गया और वो बन गया दुर्योधन, मतलब दुष्ट बन गया। और उसके बाद फिर ये लोग आपस में खूब मार झगड़ा किया सब, है ना। फिर कृष्ण आए, कृष्ण ने बहुत सारा उपदेश दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत सलत करे तो चाहे वो अपना हो पराया हो, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और यही सब है महाभारत का कहानी। महाभारत से हमें क्या सीख मिलती है? तो महाभारत से हमें सीख मिलती है कि भाई चाहे अपना हो या फिर पराया हो, गलत जो है उसको शांत करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बिना मतलब का दिन भर टोचन करते रहेगा, मतलब कि दिन भर टॉर्चर करते रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से अब आगे समझते हैं। तो महाभारत का कहानी में आपको इसी में जितने भी कृष्ण उपदेश दिए, क्योंकि अर्जुन कह रहे थे कि हम कैसे मार दें, ये मेरा भाई है, हम कैसे हाथ चला दें, ये मेरा वो है, चाचा है, भतीजा है, दुनिया जहां जितना रिश्ता है सब है। तो उसी पे कृष्ण उनको कुछ समझाते थे, फिर कभी कोई बात हुआ तो कृष्ण समझाए। तो ये जो भी बातें कृष्ण समझाए हैं, यानी कृष्ण ने जो भी उपदेश दिए हैं, जो भी कृष्ण सेरमन दिए थे उस समय महाभारत के युद्ध में, उन सारे उपदेश को एक जगह महाभारत में ही लिखा गया है। और उसी वाले चैप्टर को हम लोग भगवत गीता के नाम से जानते हैं। और वो गीता लाइफ को किस तरीके से जीना है, अपने पराये का बिना भेदभाव किए हुए कैसे अच्छा और बुरा इंसान को समझना है। जरूरी नहीं है कि जो आपसे आपका मतलब रिश्तेदार है वो बहुत अच्छा हो, कोई पराया इंसान हो वो नहीं अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि जज कैसे करें कि कौन अच्छा है बुरा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो अपना है या पराया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वही सब चीज हम लोगों को महाभारत से सीखने को मिलता है। तो अब आपका महाभारत खत्म, रामायण खत्म। अब बात करते हैं पुराण के बारे में। पुराण क्या था? तो पुराण ओल्ड स्टोरी है। इस स्टोरी में देवी देवताओं की कहानी है, इस स्टोरी में राजा रानियों की कहानी है, ब्राह्मणों की कहानी है, इन सारे किताबों में, ठीक है। बहुत सारा कहानी है, नॉर्मल पीपल का भी कहानी है कुछ कुछ, ठीक है। तो हम लोग को ये समझना है कि सबसे पुराना पुराण कौन था? तो मत्स्य पुराण था। पुराण लिखा किसने था? तो लोमहर्ष और उनके बेटे उग्र श्रवा ने।
अच्छा, अगर आप देखें एनसीईआरटी को तो उसमें लिखा हुआ है वेद व्यास लिखे थे, बट वेद व्यास ने पुराण नहीं लिखा था, महाभारत लिखा था। क्लियर है? वेद व्यास ने क्या लिखा था? महाभारत लिखा था। इन्होंने लिखा था लोमहर्ष या उग्रश्रवा ने, लोमहर्ष के बेटे थे उग्रश्रवा, ये दोनों मिलकर के पुराण लिखे थे। इस पुराण में हम देखते हैं सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो मत्स्य पुराण है। आखिर मत्स्य पुराण किसके समय में लिखा गया? सातवाहनों के समय में लिखा गया। मत्स्य पुराण सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स के लोग के समय में लिखा गया। विष्णु पुराण मौर्य डायनेस्टी के समय में लिखा गया था। भागवत पुराण बताइए तो ये शायद गुप्ता डायनेस्टी के समय में भागवत पुराण, इसको ये किसी डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है, इसमें विष्णु जी के बारे में ज्यादातर चर्चा किया गया है। और वायु पुराण जो है वो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है, उस समय वहां पे गुप्त राजाओं के बारे में भी बात किया गया है। जबकि मत्स्य पुराण में सातवाहन राजाओं के बारे में ज्यादा लिखा गया है। देखिए, सातवाहन जैसे बाद में बने, बट उससे पहले भी आंध्र नाम से कबीला एक था और उनको कहा जाता है कि वो सातवाहनों के ही पूर्वज थे। क्लियर है? तो यहाँ पे उसकी चर्चा है। अब आपका पुराण भी खत्म है, बट पुराण के बारे में एक खासियत क्या है कि पुराण कौन से भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत में लिखा गया था। और पुराण का एक और खासियत क्या है, तो आपको बता दें कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया या कंपोज किया गया, बनाया गया कहना गलत होगा, क्योंकि वेद को जो बनाए हैं वो भगवान हैं, वो अपौरुष्य है, मतलब वो पुरुष नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो भगवान है ना। तो वेद को कोई बनाया नहीं है। वेद को जैसे म्यूजिक कोई बनाता नहीं है, म्यूजिक नेचर में है, हम लोग उसको सेट करते हैं कि यहाँ वाला ये धुन लगा दो, यहाँ पे ये धुन लगा दो, और उससे सेट करते हैं। तो जब हम म्यूजिक को सेट करते हैं ना, तो हम उसे कंपोज करना कहते हैं। म्यूजिक को हम लोग बनाते नहीं है, म्यूजिक तो नेचर का देन है। तो उसी तरीके से वेद नेचर का देन माना जाता है, हमने केवल उसे कंपोज किया है, और वो भी हम नहीं किए हैं, वेद व्यास ने वेद को कंपोज किया है। क्लियर है? तो जो वेद संस्कृत में लिखे गए थे, जिनको कि स्त्रियों को पढ़ना तक अलाउड नहीं था, ना ही आपको शूद्र को पढ़ना अलाउड था वेद। ठीक है? और ये ऋग्वैदिक पीरियड के बाद हुआ, जब ढोंग प्रपंच बढ़ना शुरू हुआ, तब जाकर के वेदों को पढ़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। बट अगर आप बात कीजिएगा ऋग्वैदिक पीरियड में कैसा था, अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा था, तो गार्गी, सिक्ता, अपाला, घोषा, उसके अलावा लोपामुद्रा, है ना, मैत्रेयी, ऐसे करके बहुत सारी लड़कियां थी जो वेद पे इतना ज्यादा ज्ञान रखती थी कि बड़े बड़े ऋषि तक को हरा देती थी। यानी जब कल्चर शुरू हुआ था उस समय तो वेद सबको ही पढ़ते थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि उस समय तो कास्ट भी नहीं था ना, कर्म के आधार पर कास्ट था ना, मतलब वर्ण था। मतलब अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपका चाहे किसी मोची का काम करने वाले के लड़के हैं, बट आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। तो उस जमाने में लड़का लड़की के वजह से कोई वेद पढ़े या ना पढ़े ऐसा नहीं होता था, सभी लोग वेद पढ़ सकते हैं। जिसको पढ़ने आता है पढ़ लो, जिसको नहीं आता है वो कैसे पढ़ सकते हो। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि शूद्रों को, है ना, जिनको की नीची जाति कहा गया, शूद्र कहा गया, तो उन लोगों को नहीं पढ़ने दिया गया, और साथ के साथ एक स्त्रियों को यानी विमेन को भी नहीं पढ़ने दिया गया। तो वेद जिनको पढ़ने तक की मतलब अनुमति नहीं थी, जिनको डिनाई किया गया था, वो लोग पुराण मंदिर के बाहर बैठ करके सुन सकते थे, और या फिर मंदिर में भी बैठ के सुन सकते थे। ठीक है? कहीं कहीं लिखा रहता है कि मंदिर के बाहर बैठ के सुनो, क्योंकि अलाउड नहीं होता था शूद्रों को जाना, और कहीं कहीं लिखा होता है कि मंदिर में बैठ के सुन लो, क्योंकि ब्राह्मण पुराण पढ़ता था मंदिर में, तो वहां पे सुन सकते हैं, मगर उसको भी पुराण पढ़ना अलाउड नहीं था, सुन भले सकता था। ठीक है? तो ये पुराण की खासियत थी। तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो भी नाम हम लिए हैं। अच्छा, ये हो गया, ये सब हो गया, पुराण हो गया। मेघदूत क्या है? तो मेघदूत एक बुक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब समझिएगा, मेघ मतलब बादल और दूत मतलब मैसेंजर। तो कालिदास एक रोमांटिक टाइप के मतलब स्टोरी टेलर कह लीजिए, राइटर कह लीजिए, वो थे रोमांटिक राइटर थे। शेक्सपियर कहा जाता है इनको, जैसे शेक्सपियर कोई भी बात लिखता था ना तो उसमें प्यार जरूर घुसा देता था, तो उसी तरीके से कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। वो रोमांटिक टाइप के राइटर थे, तो वो अपने रोमांस को, या कह लीजिए कि वो अपने लवर को इसमें दिखा रहे हैं मेघदूत में वो ये दिखाते हैं कि वो अपने लवर को एक मैसेज भेजना चाहते हैं, और उसमें दूत का काम कौन कर रहा है? तो बादल दूत का काम कर रहा है, मैसेंजर का काम कर रहा है। बादल चलते चलते जाएगा और उनके लवर तक ये बात पहुंचा देगा। तो यही सब कहानी मेघदूत में है। ये संस्कृत में लिखा गया बुक है, और ये कालिदास ने लिखा है। कालिदास गुप्ता डायनेस्टी के समय के थे।
क्लियर है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय के थे। आगे समझते हैं। एक और बात आपके पास अब ये बचा है कि आर्यभट्टियम। देखिए ये सारा बुक तो फिलोसफी ये सब हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कहाँ पे बात करें तो आपके आर्यभट्ट नाम के एक इंसान थे, ये भी गुप्ता डायनेस्टी के समय के थे। खगोल जो है पटना का, वहां पे इनका जन्म हुआ था। उस समय कुसुमपुर कहा जाता था पटना को, तो कुसुमपुर में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल विज्ञानी भी थे और साथ के साथ उनका मैथ भी बड़ा अच्छा था, यानी वो मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ भी थे। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और जिसके वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। वो कहते थे कि सूर्य ढलता और उगता हुआ दिखाई देता है, मगर ऐसा है नहीं। सूर्य ना तो ढलता है ना ही उगता है, ये अर्थ है जो गोल गोल घूमते रहती है अपने ही अक्ष पे, और जिसके कारण हमको ऐसा नजर आता है। क्लियर है। इसके बाद आर्यभट्ट बताए थे कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, और ग्रहण लगने का कारण क्या होता है, तो पृथ्वी का गोल गोल घूमना। क्लियर है, क्लियर है। अब ये जो है पृथ्वी और चंद्रमा ये सबका गोल गोल घूमना, तो ये एक्लिप्स। अब एक्लिप्स के बारे में डीप में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग साइंस को एसएसटी में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिर क्या है, तो उन्होंने बताया था कि सर्कल की परिधि कितनी होती है, सर्कमफेरेंस कितना होता है, ये होता है सर्कल का परिधि। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना होता है ये भी आर्यभट्ट फॉर्मूला दिए थे। आर्यभट्ट ने अपने बुक आर्यभट्टियम में और क्या निकाला, तो उन्होंने निकाला जीरो का कॉन्सेप्ट। जैसे पहले लोग 1 2 3 4 खाली पढ़ते थे, जीरो जो आपका नंबर है वो आर्यभट्ट ही खोजे हैं। अब आगे चलते हैं। एक और बात, इसी तरीके से चरक संहिता चरक ने लाया, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लाया। सुश्रुत क्या थे, तो वो फिजिशियन थे, जबकि चरक क्या थे, चरक सर्जन थे। सर्जन माने चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर थे, और सुश्रुत जो लोग फिजिशियन होते हैं उन्हें सुश्रुत, ऐसा नहीं है, फिजिशियन कौन होते हैं, सुश्रुत एक डॉक्टर थे। फिजिशियन कौन होते हैं, जो सारा चीज देख लेते हैं, ऊपर ऊपर से जो दवाई दे देते हैं ना हाथ पकड़ के, वो उस तरीके से फाड़ा चीरी वो लोग नहीं करेगा। तो सुश्रुत वैसे ही डॉक्टर थे, वो एक फिजिशियन थे। उन्होंने एक बुक लिखा था सुश्रुत संहिता। चलिए आगे समझते हैं आप। इन्वेंशन ऑफ पेपर। इन्वेंशन ऑफ पेपर में हम लोग क्या देखते हैं, इसको समझना है। तो आपका जो है लगभग आज से 1900 साल पहले एक इंसान रहा करता था चाइना में, जिसका नाम था काइलून। काइलून क्या किया कि जितना भी उसके घर में कपड़ा लगता था, जितना भी पुराना जो पेड़ वेर का पत्ता वत्ता गिरा होता है, वो सब इकट्ठा किया और सबको क्या किया, पीटना शुरू कर दिया। सबको पानी में डाल दिया, और पानी में डालने के बाद उसको जो है पीट पाट के क्या किया, पहले तो काट कूट के, मतलब चीर फाड़ के, इस तरीके से तोड़ तोड़ के सारा गंदा कपड़ा ये सब सबको पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद उसको कितना देर तक ले सोक किया, सोक करना मतलब उसमें डुबा के रखे रहा, डुबोए रखा। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन सब चीजों को उठाया, जो गीला चीज है, बहुत देर डूब जाने के बाद उसको पीटना शुरू किया, और पीट करके लुगदी बना दिया। लुगदी मतलब पल्प होता है, पल्प बना दिया। फिर उस पल्प को सुखाया और उससे वो कागज बनाया। फिर उस कागज पे वो जो चाहे लिख सकता था। काइलून ये चीज बना तो लिया था, मगर लगभग 100 साल बाद, आज से 1800 साल पहले, आज से 1800 साल पहले यानी 200 AD के समय में आप कह सकते हैं, उस समय में ये बात बगदाद के लोगों को पता चली कि कुछ कागज जैसा भी होता है। क्लियर है। और बगदाद से ही यूरोप के लोगों को पता चला, और फिर अफ्रीका के लोगों को और एशिया के लोगों को पता चला। तो इसको आने में थोड़ा समय लगा, बट सबको पता चल गया बगदाद से। और वही जापान के साइड कब तक पहुंचा, तो आज से लगभग 1400 साल पहले यानी 600 AD के समय में, हर्षवर्धन ये लोग के समय में जापान के लोग भी पेपर को बनाना सीख गए। क्या क्लियर है क्या? आखिर बगदाद को चाइना से कैसे पता चला होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुरान में मोहम्मद साहब कहते हैं, तो कुरान में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ऐसा कहते हैं कि पढ़ने के लिए इंसान को चाइना तक जाना चाहिए। तो हो सकता है ये लोग गया होगा चाइना पढ़ने वढ़ने, और जिस कारण से वहां से सीख के आया होगा इन्वेंशन ऑफ पेपर। बताइए पेपर का खोज किसने किया, या पेपर को किसने बनाया? काइलून ने बनाया, चाइना का था ये। ऑर्डिनरी पीपल स्टोरी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो जातक स्टोरी में, पुराणों में नॉर्मल लोगों के बारे में भी बात किया जाता है। और आप देखेंगे कि जातक की जो कहानियां हैं वो बुद्धिस्ट स्तूप के रेलिंग पे, जो चारों तरफ से जो नहीं रेलिंग बनाया जाता है, उस रेलिंग पे भी बना हुआ है उस कहानी का तस्वीर। और रेलिंग को क्या कहते हैं, हम बार बार बता रहे हैं, रेलिंग को वेदिका कहते हैं। और जो दरवाजा है स्तूप का बहुत सारा है ना रेलिंग के पास बाहर जाने के लिए,
तो उस दरवाजे को हम लोग, गेटवे को हम लोग तोरण कहते हैं। और तोरण को भी जातक की कहानियों से सजाया गया है। जातक की कहानियों को पेंटिंग फॉर्म में, ड्राइंग के फॉर्म में बना बना करके सजाया गया है, फिर उस पर पेंट भी किया गया है। और इस तरीके से ऑर्डिनरी पीपल के स्टोरी को हम लोग किसी टेम्पल पे बना हुआ चित्र, और बाकी किताब से तो पढ़ ही सकते हैं, बट उसके अलावा चित्र के फॉर्म में भी बना हुआ है। जैसे एक बंदर राजा का जो कहानी आपके क्लास 6 में दिया हुआ है, वो जातक का ही एक कहानी है। जातक जो बुक है उसी में से एक कहानी है। बंदर राजा की कहानी में कुछ नहीं है। एक राजा था जो बंदर था, मतलब बंदरों का सरदार था। तो वो लोग अपना आम खा रहा था सब लोग, और तभी एक राजा जो इंसान का राजा होता है वो नदी में नहा रहा था, और जिस पे बंदर लोग आम खा रहा था वो आम गिर गया, और गिर के उस राजा नहा रहा था वहां पे चल गया। राजा वो फल को खाया, उसको बहुत टेस्टी लगा, तो वो बोला पता करो ये फल कहाँ से है, मतलब किस पेड़ का है। और वो लोग सारा पेड़ घूमे चखे और फिर मिल गया कि यही वाला पेड़ है। तो राजा देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे बंदर खा रहे हैं आम, उसको था कि हम केवल हम खाएंगे, हम लोग खाएंगे, बंदर क्यों खा रहे हैं। तो वो बोला कि सुबह में सबको मार देना। तो बंदर राजा जो था उसको कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि राजा हम लोग को मरवा देगा, और जिस कारण से बंदर राजा जो है एक पुल जैसा बनाया, अपने से लटक के और टहनी को खींचा और उस तरफ नदी के चला गया, और बोला कि तुम लोग पार कर जाओ इस पुल के सहारे, इस टहनी के सहारे सारे लोग पार कर जाओ, और जब तक कि सुबह हो जाएगा तो तुम लोग को मार देगा। और उसके बाद सारे लोग जब पार कर गए, है ना, और सुबह हो गया, राजा मारने ही आया था अपने सैनिकों के साथ, तब बंदर राजा जो था वो पूरा थक चुका था, वो गिर गया और वहीं पे वो मर गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इंसान का राजा था वो देखा कि ये राजा कितना अपने जनता के लिए लॉयल है, कि यहाँ तक कि अपना जान दे दिया उन लोगों को बचाने के लिए। और इसीलिए उस बंदर राजा को राजा बड़े ही इज्जत के साथ उसका दाह संस्कार ये सब करवाया। तो ये एक जातक का स्टोरी है जो कि आपको स्तूप पे बना हुआ है, ठीक है, भारहूत स्तूप पे बना हुआ है। तो यही कहानी था, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। आपका क्लास 6 का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। वैसे तो इस पे व्यू जा नहीं रहा है, और हमको पूरा उम्मीद है कि जब भी चैनल चलेगा तो जरूर लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तो नया नया है और उतना रीच मिल नहीं रहा है, यूट्यूब उतना प्रमोट नहीं कर रहा है। बाकी आप लोग को पसंद, जो भी 2-4 लोग 12 लोग देखते हैं, 20 लोग, तो वो लोग बताइएगा जरूर कि क्या पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिए, और बाकी ठीक है, चलिए, थैंक यू।